नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के कि लेखपाल में आखिरकार किस तरीके से और क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम आसानी से सिलेक्शन ले सकें। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आप लोगों को पता ही है। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस कर दिया है इस लिहाज से क्योंकि सारी चीज़ें लगभग-लगभग उसमें जोड़ दी गई हैं। जैसे अब 5 नंबर की हिस्ट्री है, 5 नंबर की ज्योग्राफी है, 5 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी ले चलूँगा। 5 नंबर का साइंस टेक भी है, ग्रामीण परिवेश भी है, 5 अंक का करंट अफेयर भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इस बार जोड़ दी गई हैं। अब देखिए इससे होता क्या है, होता ये है कि पेपर में आपको क्वालीफाई करने के लिए लगभग-लगभग सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज़ पढ़ के आप जो है क्वालीफाई कर लो या केवल मैथ पढ़ के या केवल रीजनिंग पढ़ के ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है। दूसरा, सिलेबस में जहाँ तक आपने देखा होगा तो मुझे 4 बड़े पॉइंट इसमें दिखाई देते हैं। जैसे उसमें पहला बड़ा पॉइंट है 10 नंबर का आपको मिलता है डाटा इंटरप्रिटेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर की आपको हिंदी मिलती है। 15 नंबर का आपको कंप्यूटर मिलता है और सबसे बड़ा जो हिस्सा है 20 नंबर का वो है यूपी स्पेशल। तो ज़रा हमें इसमें समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से रणनीति बनाएँ कि आसानी से जो है हमारा पेपर यहाँ पर क्वालीफाई हो जाए। ठीक है? इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि देखिए लेखपाल जैसी जो भर्ती है ये एक अच्छी भर्ती मानी जाती है, मतलब काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। वैकेंसी इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि आपको अगर नंबर अच्छे रहे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, होम पोस्टिंग मिल जाएगी, होम ब्लॉक मतलब होम तहसील भी मिल सकता है, मिलता है लोगों को। मेरे बहुत सारे जानने वाले लेखपाल हैं जो काम कर रहे थे और अभी मेरे डिपार्टमेंट में स्विच हो गए और अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं उसमें। मौका मिला तो मैं आप लोगों से मिलवाऊँगा अभी इस चैनल के माध्यम से। कुल मिला के काफ़ी बढ़िया सिलेबस है और बढ़िया किसके लिए है तो मैं आपको बता दूँ बढ़िया उन लोगों के लिए है जो आपका हाँ, तो बढ़िया उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी पैट की तैयारी थोड़ा-सा अच्छी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है या जिन्होंने पैट की तैयारी बढ़िया से करी थी। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पैट की तैयारी अच्छे से करी थी तो ऑब्वियस बात है उसने क्योंकि इसमें बहुत सारी पैट की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं जैसे जो 5-5 नंबर वाली चीज़ें हैं वो तो सब पैट के सिलेबस में भी हैं। तो चाहे 5 नंबर की हिस्ट्री हो या 5 नंबर की ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारा का सारा पैट के सिलेबस से ही मिलता-जुलता है, तो वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा डाटा जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ग्राफ, आंकड़े वगैरह, वो पैट में भी आते हैं, तो यहाँ पर भी वो आपको हेल्प करेंगे। यूपी स्पेशल पैट में भी आता है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें भी आपको हेल्प करेगा। हिंदी पैट में भी आती है, यहाँ पर भी आती है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती-जुलती हैं कुछ ना कुछ। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ जो मुझे अलग से दिखाई देती है इसमें, वो है केवल ग्रामीण परिवेश। ठीक है? ग्रामीण परिवेश एक ऐसा टॉपिक है या जो गाँव से जुड़ी योजनाएँ हैं, वो एक ऐसा टॉपिक है, जो थोड़ा-सा अलग है। बाकी ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पैट में तैयारी नहीं की होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको यूपी में अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको पैट देना ही पड़ेगा। पैट में अगर आप अच्छे से तैयारी करके पैट दे लेते हो तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा क्योंकि अब लेखपाल का सिलेबस आप देखोगे तो मैं समझता हूँ 90% मैच हो रहा है किससे? पैट एग्ज़ाम से। तो पैट बहुत ही ज़रूरी है ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी नए-नए तैयारी में आए हैं और एक अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, बिना सिरदर्दी की नौकरी लेना चाहते हैं जिसमें आपको हो सकता है घर से बहुत से लोगों को घर से दूर रहने में प्रॉब्लम होती है और सभी को होती है घर से दूर रहने में प्रॉब्लम। जो लोग पुलिस में हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आपको घर पे भी आने का पूरा-पूरा मौका मिलेगा और ठीक-ठाक अच्छी नौकरी है कुल मिला के। तो चलिए इसके सिलेबस की हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिलेबस बताया था वही है, कुछ अलग से नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 की। तो जब वीडियो का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय में 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी, बहुत ज़्यादा थी, इतिहास में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ। लेकिन अभी ये काफ़ी कम है। तो सिलेबस वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। 5 नंबर का आप देखिए हिस्ट्री है, 5 नंबर का ज्योग्राफी है, 5 नंबर का जो है संविधान है, 5 नंबर का अर्थव्यवस्था है, ठीक है? ये ग्राम विकास इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है? सारा कुछ है। जो बड़े हिस्से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो और आपने देख ही लिए होंगे। यूपी स्पेशल 20 नंबर का, 15 अंक का कंप्यूटर, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन। ये काफ़ी बड़ा चंक है। इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लो तो ऑब्वियस बात है आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या है देखो। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों की जानकारी यानी
आपको कहीं ना कहीं प्राचीन भारत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैं अनुमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि आयोग किस तरीके से सवाल पूछे गए तो आयोग ही जानता है, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि प्राचीन भारत से सवाल आने के चांस ज़्यादा है, मध्यकाल से सवाल आने के चांस कम हैं। पूछेगा भी तो बहुत ज़्यादा जो फेमस चीज़ें हैं जैसे मुग़लों में, वहाँ से आ सकता है, बहुत ज़्यादा गहराई से मुझे लगता आएगा। या फिर अगर मध्यकाल में अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहो ना, तो फिर मुझे लगता है कि जो आर्किटेक्चर वगैरह हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना, कौन कहाँ मरा था, किसका मकबरा कहाँ पर है, ये आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ हिस्ट्री की बात। अगर हम बात करें संविधान की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान में तो अभी सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। खासकर यहाँ पर जो पंचायती राज है इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये अच्छे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब पंचायती राज पढ़ने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ लेखपाल में, इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि आपको लेखपाल बन के भी पोस्टिंग जो आपकी होगी किसी पंचायत पर ही होगी, ध्यान रखना, क्लस्टर पर ही होगी, न्याय पंचायत जैसे हम कहते हैं। तो लेखपाल बन के भी आपको पंचायत में ही काम करना है, ठीक है। हम भी पंचायत में ही काम करते हैं। तो कुल मिला के ये यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो इसके सोर्सेज वगैरह क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह हैं, और आर्टिकल एक बार को आप ना भी पढ़ो तो बेसिक जो जानकारी है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, किसका कार्यकाल कितना है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में अगर हम देखें तो चूँकि 5 ही नंबर का है, तो विश्व के भूगोल से मुझे लगता नहीं बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, विश्व के भूगोल में अभी जो ऐसे देश चल रहे हैं जो चर्चा में हैं, है ना। जैसे अभी एक देश चर्चा में है बहुत ज़्यादा, कौन सा है, वो है ईरान। तो ईरान की राजधानी आप देख लो, ठीक है। या दूसरा जो है वो है इज़राइल, तो इज़राइल की राजधानी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। यूएस तो सब लोग जानते हैं, यूएस की राजधानी वगैरह। इसके अलावा अभी एक छोटा सा टापू भी चर्चा में है, साइप्रस। तो साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है, या साइप्रस किस महासागर मतलब किस सागर में है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो विश्व के भूगोल में जो भी चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं ना, उनको आप देख लो, ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, या अभी कुछ समय पहले ग्रीनलैंड बहुत चर्चा में था, अमेरिका ने धमकी दी थी, तो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है, या ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है। तो उस तरीके से पेपर में और जो चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी विश्व के भूगोल में। बाकी भारत का भूगोल तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। खासकर स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज की जो संकल्पना है वो आपको यहाँ पर पेपर में पूछी जा सकती है। बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या वही 2011 वाली ही पेपर में पूछी जाएगी, क्योंकि उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में आप देखो आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब हो गया सीधे से सीधे यहाँ पर बात होगी पंचवर्षीय योजनाओं की, और पंचवर्षीय योजनाओं के सवाल पेपर में आएंगे, ये बात तय है। इसी में आप लोग नीति आयोग भी पढ़ लेना, क्योंकि नीति आयोग इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। नीति आयोग पेपर में पूछा जाता है, कब स्थापना हुई, कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये सब पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। नीति आयोग की भूमिका देख लो। वही सतत विकास लक्ष्य में आपको एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, कमेंट में। तो एसडीजी आप वहाँ से पढ़ लेना, पेपर में एसडीजी से सवाल आएगा ही आएगा। चाहे आप देखिए राजस्व विभाग में काम करो, जैसे मैं पंचायत विभाग में काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर भी एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार काम करती है किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के ऊपर। तो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे जब आप सरकारी नौकरी में आ जाओगे तब। ठीक है, तो ये क्या है कैसे हैं ये सब हम लोग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीजी। मैं वीडियो एक बार फिर से बना दूंगा, या मैं जो कमेंट आप करोगे उसमें लिंक दे दूंगा, मैंने पुराना वीडियो इसका बना रखा है, वहाँ से आप इसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा भारत में कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य का विकास। भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार, क्योंकि आप लेखपाल बनने वाले हो तो भैया आपको भूमि सुधार पढ़ना पड़ेगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। बंदरगाह कौन सा कहाँ पर है, सड़क कौन सी सबसे लंबी है, बेसिक बातें हैं, आप लोग पैड में भी पढ़ के आए होंगे। अब आया यहाँ पर ये चीज़ जो हम लोगों ने नहीं पढ़ रखी होती है, वो है ग्राम विकास। अब ग्राम विकास की योजना है, देखिए मैं प्रयास करूँगा, मेरे पास बहुत सारा डेटा है ग्राम विकास का, क्योंकि मैं ग्राम विकास अधिकारी ही हूँ, तो फिर ऑब्वियस बात है इसका डेटा हमारे पास रहता है, ठीक है। शोध प्रणालियाँ हैं, स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, सामाजिक विकास और ये सब भूमि सुधार के ये सब जो है इसकी योजनाएं जो है पुरानी योजनाएं ही हैं बेसिकली, नई तो आप करंट में पढ़ी लोगे, जो पुरानी है वो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर मैं करा दूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको ज़रूर कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है।
इसके अलावा करंट अफेयर ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। साइंस टेक में वही सब देख लीजिए, आप लोग पैट में भी पढ़ के आए होंगे, तो कुछ नया इसमें नहीं है। बेसिक हिस्ट्री मतलब बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, और जो करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर पेपर में आएंगी। अब एक नई चीज़ में और है, वो है आपदा प्रबंधन। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको भी मैं करा दूंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होती है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन सबको जो है हम यहाँ पढ़ लेंगे। इसके अलावा प्रदूषण कितने तरीके का होता है, ठीक है, अभी बहुत चर्चा में रहा AQI, तो AQI क्या होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण में कौन कौन से अब जो इसमें कंपोनेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक शब्द आता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये सब जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ बता दूंगा। ठीक, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहले पेपरों में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है पूछा जाता है। पीसीएस वगैरह में तो खैर इसका पूरा पेपर ही रहता है आपदा प्रबंधन का, लेकिन अब वनडे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाने लगा है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो ज़मीन पर समस्याएं दिख रही हैं, वो विद्यार्थियों को पता हो, जो नौकरी में आ रहे हैं उनको। ठीक है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, जैसे सेंट्रल में होता है SDRF मतलब सॉरी केंद्र में होता है NDRF, वैसे ही हमने राज्यों में बना रखा है SDRF। ठीक है, राज्य आपदा मोचन बल। तो ये सब जो है यहाँ पर आपको पेपर में पूछे जाएंगे यहाँ से। और लेखपाल में भी देखिए इसलिए भी पूछा जाएगा भाई, क्योंकि जो लेखपाल है वो आपदा में बहुत काम करता है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट आपदाओं से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हम काम करते हैं बट इतना नहीं। जैसे हमारे गांव में बाढ़ आ गई, तो गांव में बाढ़ आते ही जो सबसे पहली जिम्मेदारी होगी वो लेखपाल की होगी। हमारी भी होती है, हमारी भी ड्यूटी लगती है, बट ज़्यादा जिम्मेदारी लेखपाल की है। गाँव में आग लग गई तो वहाँ पर जा कर के लिए जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो लेखपाल करेगा। ठीक है, अब जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है, आ चुका है, तो गांव में आग लग जाती है, गाय भैंस वगैरह जल जाती हैं, तो फिर वो रिपोर्ट जो उसकी होती है वो लेखपाल साहब ही लगाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब आप लोग ऑलरेडी पैट में पढ़ करके आए हो, आप पास कर चुके हो, तो आपको पहले से आता है। अब सामान्य हिंदी में देख लो, सामान्य हिंदी में शासकीय, ठीक है, अर्थशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु पत्र। ठीक है, ये वैसे तो RO की परीक्षा में अच्छे तरीके से पूछे जाते थे, बट यहाँ पर भी आपको बेसिक जानकारी तो कम से कम होनी ही चाहिए। जब वीडियो का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर भी ये आए थे। इसके अलावा वर्ण तथा ध्वनि विचार, ठीक है, स्वर व्यंजन, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। संधि, संधि विच्छेद, समास, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, फिर से आप लोग को पढ़ना है। पढ़ना क्या है, रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तत्सम, तद्भव, ये सब आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको हिंदी का एक बढ़िया चैनल बता दूंगा, हमारे साथ कई सर हैं, वो भी सरकारी हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बढ़िया चैनल है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी हिंदी की तैयारी वहीं से की है। तो उनका चैनल है, ठीक है, हिंदी वाले गुरुजी करके। तो वहाँ से देखो, मैंने तो हिंदी की तैयारी पूरी वहीं से करी, हिंदी वाले गुरुजी, ठीक है। तो हिंदी वाले गुरुजी हैं, अभी वो सरकारी मास्टर साहब हो चुके हैं। तो पहले उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया था और मैंने हिंदी वहीं से पूरी पढ़ के, और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी रही है। हिंदी में मेरे सवाल गलत नहीं होते हैं। RO का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें से 60 में से 59 मेरे हिंदी में सही थे। और वीडियो एग्ज़ाम में भी मेरा हिंदी में कोई गलत नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये जो है ना, तत्सम, तद्भव और संधि, समास वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, वो सब आप वहाँ से पढ़ लेना। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, ये तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तो शब्दकोश है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है, ये तो बहुत सारा है, ठीक है। तो हिंदी जो है आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सब आप वहाँ से पढ़ लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है कंप्यूटर। तो देखो भाई, कंप्यूटर में मेरी सलाह ये है कि कंप्यूटर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ के, मुझसे छोटे भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि कंप्यूटर के बहुत अच्छे सवाल अब UPSSC पूछ रहा है। तो आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। बढ़िया सवाल पेपर में आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करो, पहले तो आपको स्टैंडर्ड बुक ले लो, ठीक है। मैं आपको पता करके बता दूंगा कौन सी बुक इस समय बढ़िया चल रही है मार्केट में। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक काम जरूर करना कि UPSSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ठीक है,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से पूछे गए उन्हें ज़रूर लगा लेना, क्योंकि बहुत हद तक चांस है, देखिए 70% चांस रहेंगे कि उन्हीं में से आपको सवाल मिल जाएगा जो पहले पेपर हो चुके हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि 15 नंबर का है भैया, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा आगे आपका यूपी स्पेशल, तो भाई यूपी की आप तैयारी कर रहे हो और पहले से तैयारी कर रहे हो तो यूपी स्पेशल आपका मैं समझता हूँ मजबूत होगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप अच्छे से यूपी स्पेशल फिर से भैया पढ़ लो, क्योंकि यूपी स्पेशल के भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल पेपर में आ रहे हैं। ओडीओपी अच्छे से पढ़ लेना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पेपर में खूब पूछा जा रहा है, ठीक है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, ठीक है। वन्य जीव विहार यूपी में कितने हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, और अभी बहुत चर्चा में है, हम तो शासन के साथ ही काम कर रहे हैं तो अभी बहुत चर्चा में है ना, वो क्या है, वो है रामसर साइट। तो रामसर साइट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आने की प्रबल संभावना है, यहाँ से भी आपको पेपर में चीज़ें मिलेंगी। तो यही सब जो है सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराओ मत, अच्छे से तैयारी करो। आप अच्छे से शांत दिमाग से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करोगे बिना किसी चिंता के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चिंता करोगे तो मानसिक दबाव आप पे रहेगा, हो सकता है आप उतना अच्छा काम ना कर पाओ, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी दिक्कत के, ठीक। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाया जाए जिससे आपका और मेरा जुड़ाव बना रहे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।